विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए वर्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। आज उसकी लास्ट क्लास है। एशिया की एक क्लास हम पहले पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करते हैं तैयारी सही चल रही होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पाँच दिन बचे हैं। इसलिए आप अपने रिवीजन करते रहें अच्छे से ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स पे दें। बाकी जो चीज़ें आपकी छूट रही हूँ उनका रिवीजन करते रहें। टेस्ट दें ताकि पता चले कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। अभी 5 दिन है, आपके रिवीजन के लिए बहुत टाइम है, बस अच्छे से पढ़ते रहें। तो पिछली क्लास में हम लोग एशिया में क्या क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि एशिया के पार्ट देखे थे, कितने भागों में बटा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने मरुस्थल के बारे में जाना था, कौन से मरुस्थल कहाँ पे हैं, और जलसंधियों के बारे में जाना था। आज हम एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन और उनकी नदियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी नदी कहाँ पे है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे येलो रिवर। कौन सी? येलो रिवर। इसे हांगो नदी भी बोलते हैं। क्या? हांगो नदी। इसको येलो रिवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट मृदा है ना, लोएस्ट मृदा के कारण इसका रंग लाल हो जाता, येलो हो जाता है। इसीलिए इस नदी को येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी चीन की महत्वपूर्ण नदी है जो पोहाई की खाड़ी में गिरती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पोहाई की खाड़ी है। यह नदी गोबी मरुस्थल के लोएस्ट मृदा को अपने साथ बहाकर ले जाती है, इसलिए इस नदी के जल का रंग पीला हो जाता है। इसी कारण इसे पीली नदी बोलते हैं। जो गोबी मरुस्थल है उसकी जो मृदा को ये बहा के ले जाती है, इसीलिए इसका रंग पीला हो जाता है। इसीलिए इसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है और इसे हांगो नदी भी बोला जाता है। यह विश्व की एक ऐसी नदी है जो अपने साथ अधिक मात्रा में अपने साथ अवसाद को समुद्र में विक्षेपित करती है। जो अवसाद इस एरिया में ना, ये अपने साथ लेके जाती है और समुद्र में विक्षेपित करती है। इसलिए इसे कीचड़ युक्त नदी के भी नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? कीचड़ युक्त नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कीचड़ युक्त नदी किसे कहा जाता है, तो येलो या हांगो रिवर को बोला जाता है। चीन के शांसी तथा शेंसी प्रांत, यहीं पे देखेंगे आप, शांसी और शेंसी प्रांत है जो हांगो नदी बेसिन के आसपास है। ये हांगो नदी बेसिन जो है, यहाँ कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये एरिया जो है हांगो नदी बेसिन का, यहाँ पे कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में चीन की राजधानी बीजिंग अवस्थित है। देखेंगे इसका अपवाह क्षेत्र जो है आता है, ये बीजिंग है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अपवाह क्षेत्र में ही बीजिंग आती है, अवस्थित है। इस नदी के द्वारा अपवाह मार्ग को परिवर्तन किए जाने के कारण इसे चीन का शोक कहते हैं। क्या? अपवाह मार्ग बहुत ज़्यादा जो परिवर्तित करती है ना, तो यहाँ पे बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इसे चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। जैसे बिहार में कोसी को बोला जाता है, कोसी भी अपवाह मार्ग का बहुत ज़्यादा परिवर्तन करती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी को जो है विश्व में शोक के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी? येलो या हांगो रिवर। कौन सी? येलो या हांगो रिवर। अगर येलो या हांगो रिवर आता है तो आपको उसी को ऑप्शन में लगाना है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी? ये सबसे पहले कहाँ पे गिरती है, तो आपको पोहाई की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? पोहाई की खाड़ी में। लोएस्ट मृदा का क्षेत्र इसी एरिया में, जो गोबी डिजर्ट है ना, उसमें लोएस्ट मृदा का क्षेत्र इसी एरिया में है। इसीलिए जो इसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यह इस नदी के क्षेत्र में शांसी और शेंसी प्रांत जो हैं, ये कोयला भंडार की दृष्टि से फेमस है। आपके पेपर में डायरेक्ट मिलेगा शांसी और शेंसी प्रांत किसके लिए फेमस है, तो कोयला भंडार के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चीन की राजधानी बीजिंग किसके अपवाह क्षेत्र में आते हैं, तो कौन? येलो या हांगो रिवर के अपवाह क्षेत्र में आता है। कौन सी? येलो या हांगो रिवर के अपवाह क्षेत्र में आता है। इसके येलो रिवर के यही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कौन सी? यांगत्जे नदी। कौन सी? यांगत्जे रिवर। कौन सी? यांगत्जे रिवर। यह एशिया की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? यांगत्जे रिवर है, जो पूर्वी चीन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? ये ईस्ट चाइना सी है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इस नदी पर निर्मित 3 गार्ज डैम विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे लंबा बांध कहाँ पे है, तो इसी नदी पर है। उसका क्या नाम है? 3 गार्ज डैम। क्या? 3 गार्ज डैम। तो यांगत्जे नदी के बारे में क्या क्या याद रखना है? यह एशिया की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? यांगत्जे रिवर है।
इस नदी पर निर्मित थ्री गॉर्ज डैम विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा बांध है। तो अगर आपसे विश्व का सबसे लंबा बांध पूछ लिया जाता है तो किस नदी पर है, तो यांगत्जे नदी पर अवस्थित है। इसी के मुहाने पर ये आप देखेंगे यहाँ पे संघाई है, देखेंगे क्या है ये, संघाई। क्या है, संघाई। चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है ये। कौन सा, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है, तो कौन सा है, संघाई है। यह विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी क्षेत्र है, मतलब ये राजधानी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो अगर आप संघाई के बारे में आपको याद रखना, ये कौन सी, यांगत्जे नदी पर अवस्थित है, या जो चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। कौन सा, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है, या गैर राजधानी क्षेत्र भी है। कौन सा, गैर राजधानी क्षेत्र है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। इसके बारे में यांगत्जे नदी के बारे में, ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी पर जो है थ्री गॉर्ज डैम अवस्थित है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस नदी के मुहाने पर ही संघाई अवस्थित है। क्या, संघाई अवस्थित है, जो चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो संघाई है इसे चीन के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया चीन के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, संघाई को कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस नदी के अपवाह क्षेत्र के आसपास जो है कपास की कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है। किसकी, कपास की कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है। संघाई में बहुत अधिक जनसंख्या है। क्या, संघाई में बहुत अधिक जनसंख्या है, और यहाँ पे श्रमिकों की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। किसकी, श्रमिकों की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। तो कपास से हमें कच्चा माल मिल जाता है, श्रमिक की उपलब्धता हो जाती है। जहाँ पर श्रमिक हमें सस्ते मिलते हैं या कच्चा माल, दोनों चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ पर उद्योग के लिए अनुकूल अवस्थिति होती है। इसीलिए संघाई में जो है कपड़े आदि का व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए इसे चीन का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके, चीन के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संघाई को किस लिए फेमस है, तो चीन के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, संघाई को कहा जाता है। आप यही देखेंगे यहाँ पे क्या है, वुहान। क्या, वुहान। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, वुहान। क्या है, वुहान। ये जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किससे, लौह इस्पात उद्योग के लिए। आपको याद है, यही जो है आपको मिलान करने के लिए दे देगा तो आप जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो वुहान काहे के लिए फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए। काहे के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए। याद रखना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। बस वही पीडीएफ को अपने सामने रख के और देखते चलेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या अवस्थित है, संघाई। संघाई क्यों प्रसिद्ध है, चीन के मैनचेस्टर के कारण। चीन के यहाँ पे कपड़े आदि का विकास बहुत अधिक मात्रा में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ये जो यांगत्जे नदी है इसके आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कपास होता है। कपास होने के कारण संघाई में श्रमिकों की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में, इसीलिए यहाँ पर उद्योगों का विकास बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। इसीलिए संघाई को चीन का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। वुहान काहे के लिए फेमस है, वुहान लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, वुहान और संघाई। अब आप, जब मैं येलो लेवर आपको पढ़ा रहा था तो इसमें दो चीज़ें आपको बताई थी, शांसी और सेंसी, दोनों क्षेत्र काहे के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। तो आपको वुहान याद रखना है, संघाई याद रखना है, शांसी और सेंसी क्षेत्र याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्ल रिवर या सिकियांग नदी। इसके सिकियांग नदी के भी नाम से जाना जाता है। यह चीन की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, जो हांगकांग के समीप दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इसके बारे में बस इतना याद रखिए, यह देखें यहाँ पे हांगकांग अवस्थित है। आपको अवस्थिति याद रखनी होगी, क्योंकि कभी पूछ लिया जाता है कौन सा शहर किसके किनारे बसा है। तो जो सिकियांग रिवर है इसी के किनारे बसा है क्या, हांगकांग। इसी के समीप से गुजरती है कौन सी नदी, सिकियांग रिवर। जो पर्ल रिवर के बाद हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि ये रेड रिवर है। कौन सी, रेड नदी। कौन सी, रेड रिवर या हांग रिवर नाम से जाना जाता है। कि रेड रिवर या हांग रिवर के नाम से जाना जाता है। ये भी चीन से निकलने के बाद ये वियतनाम के टोंकिस के मैदान से होते हुए दक्षिणी चीन सागर के टोंकिस की खाड़ी में गिरती है। ये जो है टोंकिस की खाड़ी है, ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी के पास ये देखें टोंकिस की खाड़ी। पूछ लिया जाता है कभी कभी यूपी पीसीएस वगैरह में कि टोंकिस की खाड़ी कहाँ पे, तो आपको याद रखना है वियतनाम।
क्या ये वियतनाम है ना, ये वियतनाम का एरिया, यहीं पे टोंकिस की खाड़ी है। तो यही टोंकिस के खाड़ी में गिरती कौन सी, रेड या हांग रिवर। इसी नदी के किनारे अवस्थित है कौन, वियतनाम की राजधानी हनोई। क्या, हनोई, हनोई। तो इसके बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, ये भी एक चीन की महत्वपूर्ण नदी है जो चीन से निकलती है, साउथ चीन चाइना सी के टोंकिस की खाड़ी में गिरती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोंकिंग की खाड़ी में गिरती, टोंकिंग का मैदान कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ है, कहाँ है, वियतनाम में। कहाँ पे, वियतनाम में। ये टोंकिंग के मैदान से होते हुए टोंकिंग की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे वियतनाम की राजधानी हनोई अवस्थित है। क्या अवस्थित है, वियतनाम की राजधानी हनोई अवस्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेकांग रिवर। कौन सी, मेकांग रिवर। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, यूपीएससी में 1-2 बार पूछा गया इसके बारे में, तो इसलिए याद रखना, ये यूपी में भी पूछा जा सकता है। तो मेकांग रिवर, इसका उद्गम है कहाँ, तिब्बत के पठार से। कहाँ पे, तिब्बत के पठार से। और गिरती कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, तिब्बत के पठार से निकलती है और साउथ चाइना सी में गिरती है। तो तिब्बत का पठार कहाँ है, ये चीन से निकलने के बाद मेकांग रिवर म्यांमार से होकर लाओस, थाईलैंड की सीमा से होते हुए कंबोडिया के मैदान में प्रवेश करती है। तो आप देखेंगे ये थाईलैंड भी है, लाओस और कंबोडिया के मैदान से होते हुए आप देखेंगे ये कौन, तो वियतनाम का क्षेत्र है ना, उसके बाद साउथ चाइना सी में गिर जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ इस नदी पर के तट पर कंबोडिया की राजधानी नोमपेन अवस्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंबोडिया की राजधानी नोमपेन किस पे अवस्थित है, तो किस पे अवस्थित है, मेकांग रिवर पर। किस पे अवस्थित है, मेकांग रिवर पर। यह नदी वियतनाम के हो ची मिन सिटी, यहाँ पे देखेंगे ना, वियतनाम का देखेंगे हो ची मिन सिटी अवस्थित है। पूछ लिया जाता है कभी कभी हो ची मिन सिटी किस नदी पे अवस्थित है, तो आपको याद रखना कौन से, मेकांग नदी पर अवस्थित है। मेकांग नदी पर जो है कंबोडिया की राजधानी नोमपेन भी अवस्थित है और हो ची मिन सिटी भी अवस्थित है। यहीं से होते हुए जो है साउथ चाइना सी में गिर जाती है। तो इसके बारे में अभी हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये कहाँ से निकलती है, सबसे पहले याद है तिब्बत के पठार से निकलती है। गिरती कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में गिरती है। यह थाईलैंड, लाओस आदि की सीमाओं से होते हुए कंबोडिया के मैदान में प्रवेश करती है और यहीं पे कंबोडिया की राजधानी नोमपेन अवस्थित है। इसी नदी के किनारे जो है कंबोडिया की राजधानी नोमपेन अवस्थित है। कंबोडिया से होते हुए ये कहाँ जाती है, वियतनाम में प्रवेश करती है। वियतनाम में प्रवेश करती है तो हो ची मिन सिटी से होते हुए ये साउथ चाइना सी में गिर जाती है। इस नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में चावल के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो ये नदी है ना, इसके आसपास के क्षेत्र में जो है चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या, चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए इस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का राइस बाउल कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण पूर्व एशिया का राइस बाउल किस नदी को कहते हैं, तो आप बताएंगे किसको, मेकांग नदी को। किसको, मेकांग नदी को। तो मेकांग नदी कहाँ से निकलती है, पहले ये याद रखें, कहाँ गिरती है इसके बारे में याद रखते हैं। ये देखें कि ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, किसकी राजधानी इस नदी पर अवस्थित है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ लिया जाता है। एशिया वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इस नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो अमेजन बेसिन के बाद दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन किस नदी का है, तो आपको याद रखना है किसका, अमेजन का। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाली कौन सी नदी है, तो आपको याद रखना है कौन सी, मेकांग नदी। कौन सी, मेकांग नदी जो है ये एशिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी है। और विश्व में अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी है, अमेजन। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो मेकांग नदी के बारे में हम लोगों ने जान लिया, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन कौन से देश से होते हुए गुजरती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटी इस पर अवस्थित है। अब हम लोग साल्विन और इरावदी नदियों के बारे में देखेंगे, इनके बारे में क्या क्या है। तो आप देखेंगे जो साल्विन नदी है, साल्विन नदी के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा, ये पेंगुयामा पर्वत है। पेंगुयामा याद करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। पेंगुयामा कौन सा, पेंगुयामा पर्वत है। फिर उसके बाद देखेंगे
इसके बाद देखेंगे इरावदी नदी है, कौन सी, इरावदी। इरावदी नदी के फिर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अराकान योमा है, क्या है, अराकान योमा। तो जैसे ही आप साल्विन नदी को क्रॉस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, पेंगुयामा में। पेंगुयामा को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो क्या देखेंगे, इरावदी नदी। इरावदी को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो क्या देखेंगे, अराकान योमा। अराकान योमा जैसे ही पहुंचेंगे तो इंडिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप देखेंगे साल्विन नदी, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से, तिब्बत के पठार से निकलती है। म्यांमार के शान के पठार से होते हुए अंडमान सागर के मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। आप देखेंगे ये अंडमान है ना, ये मर्तमान की खाड़ी है। तो इसका निकास कहाँ पे होता है? तो आप देखें मर्तमान की खाड़ी में होता है। निकलती कहाँ से, तिब्बत के पठार से निकलती है और मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से होके हुए गुजरती है, तो म्यांमार का देखेंगे क्षेत्र। म्यांमार के जो शान पठार है ना, आपसे पूछ लिया जाए शान पठार से कौन सी नदी निकलती है होते हुए, तो देखेंगे साल्विन नदी निकलती है, या म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, साल्विन नदी है। यह नदी म्यांमार व थाईलैंड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। आप देखेंगे थाईलैंड और म्यांमार के बीच में यह नदी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कभी कभी कि कौन सी नदी थाईलैंड और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, तो आपको याद रखना कौन सी, साल्विन नदी करती है। क्योंकि एशिया है पार्ट भाई, पूछा जा सकता है बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नदियाँ। तो यूपीएससी बार बार उठाती रहती है, तो यूपीपीसीएस भी उठाता रहता है यहाँ से क्वेश्चन। तो इसीलिए याद रखना कि साल्विन नदी जो है थाईलैंड और म्यांमार की सीमा बनाती है। अब देखिए शान पठार जो है ना, शान पठार टिन, नीलम आदि के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी कभी आपको वन लाइनर फैक्ट में दे सकता है कि शान पठार जो है टिन, नीलम या कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आपको ऐसे जो है लाइन में एक स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है। तो आपको याद रखना जो शान पठार में बहुमूल्य नीलम यहाँ पे पाए जाते हैं, कीमती पत्थर और टिन उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी। तो आपको साल्विन नदी के बारे में सबसे पहले याद रखना कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। ये जो है थाईलैंड और वियतनाम की सीमा, ये जो थाईलैंड और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है और शान पठार से होते हुए निकलती है। इसके बाद हम लोग इरावदी नदी को देखेंगे। ये भी चीन से निकलती है, ये भी तिब्बत के पठार देखेंगे आप। ये भी चीन से निकलने के बाद इरावदी म्यांमार से होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। आप देखेंगे हिंद महासागर में गिर रही है। इस नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में म्यांमार का राउस बाउल कहते हैं, क्योंकि इसका डेल्टाई क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में चावल होता है, इसीलिए इसे जो है म्यांमार का राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में रंगून अवस्थित है। आप देखेंगे यहीं पे रंगून अवस्थित। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस नदी पर या डेल्टाई क्षेत्र के आसपास रंगून अवस्थित, तो आपको याद रखना है इरावदी। कौन सी, इरावदी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में रंगून अवस्थित है। इरावदी नदी घाटी पेट्रोलियम के लिए तथा चिंदविन और मन्नता के संगम पर कोयले का भंडार पाया जाता है। आप देखेंगे इरावदी की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, सहायक नदियां। एक तो चिंदविन, कौन सी, चिंदविन इरावदी की सहायक नदी है, और मोन्नेवा, इन दोनों के संगम जो है कोयले के भंडार के लिए फेमस है, कोयला भंडार के लिए। जबकि इरावदी का ये क्षेत्र जो है ये कहाँ के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए इरावदी के क्षेत्र में ये पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के क्षेत्र के लिए फेमस है। जबकि चिंदविन और मोन्नेवा नदी के संगम जो है ये कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में दुर्लभ मणिक रत्न के लिए म्यांमार प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे बहुत महंगे जो है मणि मिलते हैं, इसीलिए म्यांमार में सबसे ज़्यादा महंगे मणि रत्न के लिए फेमस है। क्या फेमस है, म्यांमार। अभी हमने आपको जो साल्विन पढ़ाया था तब भी मैंने ये बातें की थी। तो इरावदी नदी के बारे में याद रखना, कहाँ से निकलती, कहाँ पे गिरती है। इसे म्यांमार का राउस बाउल भी बोलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में चावल उत्पादन होता है। इरावदी नदी जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम पाया जाता है। जबकि चिंदविन और मोन्नेवा के संगम कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आपको स्टेटमेंट के रूप में देगा, पिछली बार पीसीएस दिया था, इस बार भी दे सकता है, इसीलिए अच्छे से देखते रहे इसको। हम लोग दो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा करेंगे।
एक टिग्रिस और यूक्रेट्स। कौन? टिग्रिस और यूक्रेट्स। इनका पुराना नाम जो है दजला और फरात नदियों के नाम से भी फेमस है। तो टिग्रिस एवं यूक्रेट्स नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका उद्गम स्थल कहाँ पे? टारस पर्वत। आप तुर्की जाएंगे ना, तुर्की, यहीं पे जो है टारस पर्वत से इनका उद्गम स्थल है। ये तुर्की, इराक तथा सीरिया से होते हुए गुजरती हैं। आप देखेंगे इराक है, ये टर्की है, आप सीरिया देखेंगे तो यहीं से आप ये होते हुए गुजरती है। ये नदियाँ दक्षिण पश्चिम एशिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अगर दक्षिण पश्चिम एशिया में आप जाएंगे तो इन्हीं दो नदियों सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका निकास फारस की खाड़ी या द गल्फ में होता है। ये जो है फारस की खाड़ी है, यहीं जो है इन नदियों का निकास होता है। टिग्रिस के तट पर इराक की राजधानी बगदाद अवस्थित है। आप देखेंगे ये जो बगदाद है ना, अगर आपसे पूछ जाए इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर अवस्थित है, तो कौन सी? टिग्रिस नदी पर अवस्थित। किस पर? टिग्रिस नदी पर अवस्थित है। टिग्रिस और यूक्रेट्स, इन अगर पूछ लिया जाए टिग्रिस और यूक्रेट्स का दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना अल बसरा में होता है। कहाँ पे? अल बसरा। तो टिग्रिस और यूक्रेट्स नदियों का संगम कहाँ पे होता है? अल बसरा में होता है। जबकि टिग्रिस नदी पर कौन सा? बगदाद अवस्थित है। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। तो ये कहाँ से निकलती है? टारस पर्वत से निकलती है। गिरती कहाँ पे? द गल्फ या फारस की खाड़ी में गिरती है। इनके द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्रों को मेसोपोटामिया का मैदान कहते हैं। आप जब पढ़ते होंगे एशियन हिस्ट्री तो मेसोपोटामिया आदि की चर्चा की जाती है। तो मेसोपोटामिया के मैदान से ये होते हुए निकलते हैं, जो दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे ना, इनके एरिया में जो है कृषि बहुत अधिक मात्रा में वैसे भी जहाँ पे नदियों वगैरह गुजरती हैं वहाँ पे कृषि अच्छी मात्रा में विकसित होती है। तो इस ऐसे ही इन नदियों के आसपास जो है कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ अनाज फसलों में गेहूँ सर्वाधिक उगाया जाता है, जबकि व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पे खजूर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन नदियों के क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या क्या होता है, तो गेहूं और खजूर। क्या? गेहूं और खजूर। तो गेहूं और खजूर इन नदियों के अपवाह क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में होता है। खजूर जो है व्यापार के उद्देश्य से पैदा किया जाता है, जबकि गेहूं खाद्य के लिए, किसके? खाद्यान्न के लिए किया जाता है। तो टिग्रिस और यूक्रेट्स नदियों के बारे में हमें क्या याद रखना है? ये टारस पर्वत से निकलती हैं। ये नदियाँ दक्षिण पश्चिम एशिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जिनका निकास फारस की खाड़ी या द गल्फ में होता है। टिग्रिस के तट पर इराक की राजधानी बगदाद अवस्थित है। टिग्रिस और यूक्रेट्स अल बसरा के समीप आपस में मिलती हैं। इसके द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र को मेसोपोटामिया का मैदान कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेसोपोटामिया के मैदान में कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो टिग्रिस एवं यूक्रेट्स नदियाँ बहती हैं। इनका पुराना नाम जो है दजला और फरात नदियों के नाम से भी जाना जाता है। इन नदियों में गेहूं की खेती खाद्यान्न के लिए की जाती है, जबकि व्यापार के उद्देश्य से लिए खजूर का उत्पादन किया जाता है। तो ये इसके बारे में हमें याद रखना है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण नदी, इस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो सब हम लोग को देखना है जॉर्डन रिवर। कौन सी? जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर। सबसे पहले ये याद रखना है ये नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉर्डन रिवर कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहले इसको याद रखना है, इजराइल से गुजरती है। कहाँ से? इजराइल। दूसरा जॉर्डन है जिसका नाम ही जॉर्डन है। दूसरा सीरिया। तो सीरिया, जॉर्डन और इजराइल तीनों की भूमि से ये गुजरती है। इतना ही याद रखना है। और अगर आपसे फिलिस्तीन ऑप्शन देता है तो फिलिस्तीन है ही। तो इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन, ये चारों से ये रिवर गुजरती। कौन सी? जॉर्डन रिवर। क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, अभी आप देख रहे थे कहीं लेबनान जो है इराक पे हमला कर रहा है, कहीं इजराइल इराक पे हमला कर रहा है, या इराक इजराइल पे हमला कर रहा है। तो इसीलिए हमने जॉर्डन रिवर को आपको बताया है कि जॉर्डन रिवर सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन से होते हुए गुजरती है। और ये अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण है, अर्थात ये इसका कहीं निकास किसी भी सागर या महासागर में नहीं है, ये अंदर ही ऐसे अपवाह में समाहित हो जाती है। तो जॉर्डन रिवर जो है इजराइल, जॉर्डन और सीरिया, फिलिस्तीन की से होते हुए
अंतःस्थली में समाहित हो जाती है। आप एक चीज़ और देखेंगे जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर पे सीरिया, लेबनान और इजराइल 3 की ही सीमा लगती है। जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। आपको यही ऑप्शन में दे देगा किसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती, तो आपको याद रखना जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। ठीक है, साइप्रस देखेंगे भूमध्य सागर में ही अवस्थित है। तो सीरिया, लेबनान और इजराइल इन तीनों की सीमा भूमध्य सागर में से मिलती है। और आप एक चीज़ देखेंगे जो मिस्र है, मिस्र की सीमा जो है इजराइल से मिलती है। ओनली किससे? इजराइल से मिलती है। कभी ये स्टेटमेंट के रूप में पिछली बार आरओ पे क्वेश्चन आया था, तो बहुत से लोगों ने गलत किया था, इसीलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। जो मिस्र है ना, मिस्र की सीमा किससे मिलती है? इजराइल से ओनली मिलती है। आप अच्छे से अपने मैप को देखें ताकि एक एक चीज़ फैक्ट तुरंत यहीं पे क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे जैसे फिर चीज़ें गलत होने लगती हैं। तो देखेंगे मिस्र जो है मात्र इजराइल से मिलता है। तो ये याद रखना है कि भूमध्य सागर से किस देश की सीमा लगती है, किस देश की सीमा नहीं लगती। तो देखेंगे जॉर्डन और इराक और सऊदी अरब वगैरह की भूमध्य सागर से सीमा नहीं लगती है। आप देखेंगे सिर दरिया और अमू दरिया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इन नदियों का अरल सागर से निकास है। अरल सागर कौन कौन देशों के पे अवस्थित है? तो आप देखेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है अरल सागर। क्या? उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है अरल सागर। तो आपको याद देखना है, यह कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है अरल सागर। तो सिर दरिया और अमू दरिया का नदियों का निकास यहीं पे होता है, यहीं से होता है। कहाँ से होता है? सिर दरिया और अमू दरिया का निकास यहीं से होता है। ये दोनों अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। ये दोनों नदियाँ भी अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। हमने आपसे बोला था लिखने की जरूरत नहीं है, नदियाँ एशिया की यही इतनी ही थी। जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी हमने आपको बता दी। देखो हमने बताया था, जो भी हमने बताया था सब इसमें लिखा है। जैसे हांगो रिवर के बारे में बताया था, तो येलो रिवर भी बोलते हैं। देखो यह उत्तरी चीन की महत्वपूर्ण नदी है जो पोहाई की खाड़ी में गिरती है। यह नदी गोबी मरुस्थल के लोयस मृदा को अपने साथ बहाकर ले जाती है, इसलिए इस नदी का जल का रंग पीला नजर आता है, जिस कारण इसे पीली नदी भी बोलते हैं। यह विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक मात्रा में अपने साथ अवसाद को समुद्र में विक्षेपित करती है, इसीलिए इसे कीचड़ युक्त या मॉडेस्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हमने आपसे बोला था आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ हमने हैंड रिटन में इसमें डाल रखा है ताकि आपको चीज़ें कहीं से ढूंढनी ना पड़े और आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाए। तो हमने इसमें सब चीज़ लिख दी थी, बस आप लोग क्लास करें, साथ में पीडीएफ को देखते रहें ताकि सब चीज़ आपको तुरंत याद हो जाए। पेपर भी 5-6 दिन बाद है, एक बार आप देखेंगे आपको तुरंत चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। देखो मैंने बोला था जॉर्डन रिवर, आपको बता भी दिया था कैसे बना है कैसे नहीं, यही सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। हम लोग देखेंगे पमीर घाट, यहीं से देख लेते हैं हर चीज़। देखेंगे ये पमीर जो है, ये पमीर घाट आप देखेंगे ना तिब्बत के क्षेत्र में। जैसे ही पमीर के देखेंगे त्यांशान है, आप देखेंगे अपने मैप पे देखते रहें। चीन के साथ साथ रसिया के क्षेत्र में भी चले जाएंगे, त्यांशान आ जाएगा, फिर नानशान आएगा, उल्तेईशान आ जाएगा। ये सब चीज़ें आप टिक मार लें, एक बार देख लें उसमें, बाकी आता नहीं है। त्यांशान बाद कुल्लुनशान देखेंगे, फिर कराकोरम रेंज देखेंगे। तो कुल्लुनशान और कराकोरम रेंज के बीच में आप देखेंगे तिब्बत का पठार, और त्यांशान और कुल्लुनशान के बीच में देखेंगे तारिन बेसिन। तो पमीर घाट है, पमीर घाट के आप देखेंगे, फिर हिमालय रेंज आ जाएगा। जब आपको इंडिया पढ़ाया जाएगा तो हिमालय रेंज के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की जाएगी। हिमालय रेंज को आगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हैं, उसके बाद अराकान योमा, ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह आ जाते हैं। हम आपको अभी इरावती और साल्वी नदियाँ पढ़ा रहे थे, तो अराकान योमा के बारे में बताया था। तो अब देखेंगे इसके बाद सुलेमान रेंज है, फिर कृथार रेंज है, फिर मकरान रेंज है। आप जो है मैप को निकालें और पाकिस्तान के एरिया को देखें तो आपको देखेंगे उसमें सुलेमान, कृथार और मकरान तीनों रेंज आपको दिखाई पड़ेंगी। आप पमीर घाट के इसके बाद देखेंगे ये हिंदकुश है, क्या है? हिंदकुश है। फिर इसके बाद ईरान का पठार, ईरान का पठार जब जाएंगे तो देखेंगे एक तरफ एल्ब्रुज है, दूसरा जागरोस है। क्या? एल्ब्रुज और जागरोस। फिर देखेंगे ये पमीर की घाट, पमीर की घाट देखेंगे तो एक तरफ तो देखेंगे जैसे ईरान का पठार देखेंगे तो ईरान के पठार के ऊपर देखेंगे एल्ब्रुज है, नीचे देखेंगे जागरोस है। जैसे आगे
जहाँ पे ईरान के पठार जो दोनों चोटियाँ मिलती हैं, तो देखेंगे एक तरफ क्या है, टॉरस माउंटेन है। कौन सा? टॉरस माउंटेन है। पोंटिन माउंटेन, टॉरस और माउंटेन के बीच में कौन सा? अनातोलिया का पठार है। कौन सा? अनातोलिया का पठार है। तो आप पमीर घाट को अच्छे से देखें, मैप आप निकालें, तो उसके बाद मैप निकालें और ऐसे ही पढ़ें जैसे हमने बताया है, तो आपको चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो आप भूलते जाएंगे। जैसे त्यांशान बोला था, उसके बाद देखेंगे आप अल्ताई शान जाएंगे, उसी वहीं पे, फिर देखेंगे नानशान देखेंगे, फिर त्यांशान देखेंगे, फिर अल्ताई माउंटेन देखेंगे, फिर श्यान माउंटेन देखेंगे, ऐसे सब देखेंगे। कोरिया की सब आपको साइड में दिखते चले जाएंगे। बस एक बार देख ले कौन सी चीज़ कहाँ पे, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इतना आता नहीं है, हमने लिख दिया है ताकि आपको चीज़ें पता चले कौन कौन सी चीज़ एशिया में है या कौन सी सीढ़ी कहाँ पर है। कभी पूछ दिया जाए तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये चीज़ें इधर है। अब आप देखेंगे पठार के, तिब्बत पठार अभी मैं बता रहा था, तिब्बत पठार जो है इसे दुनिया की छत कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया की छत किसे बोला जाता है, तो तिब्बत के पठार को बोला। इसके बाद ईरान के पठार को देखेंगे, जिसका विस्तार ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। कहाँ है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। उसका देखेंगे मंगोलिया का पठार, जो चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार है। फिर देखेंगे अनातोलिया का पठार, जिसका तुर्की में विस्तार है। ये डार्ट पूछ लिया जाएगा, इसीलिए आप चीज़ें ध्यान से देखते रहें। अरब का पठार सऊदी अरब, यमन और ओमान, 3 में इनका विस्तार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अरब का पठार का विस्तार कहाँ पे है, तो सऊदी अरब, यमन और ओमान में है। फिर देखेंगे यूनान गुइजो पठार कहाँ पे है, दक्षिणी चीन में। दक्कन का पठार आपको पता है भारत में है। तो तिब्बत का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। ईरान का पठार, जिसकी सीमा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक है। फिर मंगोलिया का पठार, चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार है। फिर अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अनातोलिया का पठार कभी कभी पूछ लिया जाता है, मिलान करने को दे देगा कहाँ पे है, तो आपको बताना चाहिए तुर्की में। अरब का पठार सऊदी अरब, यमन और ओमान में इसका विस्तार है। दक्कन का पठार जिसका जो भारत में है। हम लोग एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जापान के बारे में देखेंगे। जापान के बारे में सबसे पहले ये याद रखना है, उत्तर से दक्षिण क्रम जापान का पूछ लिया जाता है, कौन सा द्वीप कैसे है। तो आप देखेंगे होकाइडो, हांसू, शिकेकू, क्योसू और येऊ। ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछ लिए जाते हैं चारों, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने को पूछा जाता है। तो आपको याद होगा होकाइडो, हांसू, शिकोकू, क्योसू। होकाइडो, हांसू, शिकोकू, क्योसू, आपने मैप में देखे सब आपको चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। होकाइडो, हांसू, शिकोकू और क्यूसू, ये चारों द्वीप आपको क्रम से याद रखने हैं, क्योंकि ये क्रम लगाने को उत्तर से दक्षिण बोल देगा तो आपको लगाना पड़ता है। यहाँ पे लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जापान को इसे सूर्योदय का देश या भूकंपों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भूकंप बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, सूर्य की सबसे पहले रोशनी पड़ती है, इसीलिए इसे जो है सूर्योदय का देश के नाम से जाना था। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले ब्रिटेन के लोग रहते थे या इस पर कब्जा था। तो क्षेत्रफल के आधार पर हमने अवरोही क्रम आपको होन्सू, होकाइडो, क्यूसू और शिकोकू। अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपको लगाना आता है तो सबसे पहले होन्सू आएगा, फिर होकाइडो आएगा, फिर क्यूसू और शिकोकू। याद ही रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले होन्सू आएगा, फिर होकाइडो आएगा, फिर क्यूसू आएगा, फिर शिकोकू आएगा। तो उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखना है और अवरोही क्रम इनका याद रखना है। बड़े से छोटा क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण वाला क्रम याद रखना है। होन्शू द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान कांटो व सुसुप्त ज्वालामुखी फुजियामा अवस्थित है। आप देखेंगे होन्शू द्वीप को, यहीं पे जो है क्वांटो और फ्यूजियामा अवस्थित है। पूछ लिया जाता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जापान में है, और क्वांटो ये भी जापान में है। तो ओसाका अब याद रखना है, ओसाका जापान का मैनचेस्टर। अगर जापान का मैनचेस्टर पूछ लिया जाता है तो किसे बोलते हैं? ओसाका। अभी मैंने चीन का मैनचेस्टर बताया था। अगर आपको चीज़ें तुरंत क्लिक हो रही है तो चीज़ें आपको याद होती चल रही है, अगर नहीं क्लिक हो रही हैं तो गड़बड़ है। तो चीन का मैनचेस्टर किसको बताया था? संघाई को बताया था। तो इसे ऐसे ही जापान के मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? ओसाका को बोला जाता है। नगोया जापान का डेट्रॉइट एवं जापान का ब्रेडफोर्ड कहते हैं। डेट्रॉइट आपको याद होना चाहिए, जहाँ हम आपको सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो लेक्स पढ़ा रहे थे, कहते हैं उत्तरी अमेरिका में, तो आपको मैंने बताया था डेट्रॉइट। तो आपको याद रखना नगोया को जापान का डेट्रॉइट एवं जापान का
ब्रेडफोर्ड कहते हैं। क्योटो छोटे कारखानों का नगर। हस्तकला उद्योग का विकास यहाँ पे हुआ है। हस्तकला उद्योग का विकास कहाँ पे हुआ है? क्योटो में हुआ है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग सिकन जापान में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पे है, तो कहाँ पे? जापान में, जिसका क्या नाम है? सिकन, जो हांसू और होक्काइडो को जोड़ती है। आप देखेंगे हांसू और होक्काइडो को जोड़ती है ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सिकन। वीवा झील जापान की महत्वपूर्ण झील है जो हांसू द्वीप पर अवस्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वीवा झील कहाँ है, तो सबसे पहले आप याद रखना एशिया में। एशिया में कहाँ पे? जापान में है। कहाँ पे? जापान में है। जापान में कहाँ पे है? हांसू द्वीप पर अवस्थित है। शिनाको नदी जापान की सबसे बड़ी नदी है। तो जापान के बारे में यही है। ये सूर्योदय या भूकंपों का देश या पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर इनके द्वीपों को लगाइए। क्षेत्रफल के साथ साथ जो है नॉर्थ से साउथ की ओर द्वीपों को लगाइए, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से साउथ की ओर और क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो हांसू, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, और नॉर्थ से साउथ देखेंगे होक्काइडो, हांसू, शिकोकू, क्यूशू और रियोयू। हांसू द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान कांटो व सुसुप्त ज्वालामुखी फुजियामा अवस्थित है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर, नगोया जापान का डेट्रॉइट। ये दोनों फैक्ट याद रखना है, नगोया और ओसाका। और दूसरा सिकन सुरंग। कौन सा? सिकन सुरंग कहाँ पे? जापान में है। हम लोग मलेशिया के बारे में देखेंगे। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुलालमपुर। पूछ लिया जाता है राजधानी, इसीलिए बता दें। यहाँ की किंता केलांग, कौन सी? किंता केलांग घाटी में स्थित इपोह टिन उत्पादन के लिए प्रमुख है। क्या है? टिन उत्पादन। ये यूपीपीसीएस पे आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। किंता केलांग घाटी काहे के लिए फेमस है? तो काहे के लिए? टिन उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पे गोपन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? मलेशिया में। उस खान का क्या नाम है? गोपन खान। क्या नाम है? गोपन। तो क्या क्या याद रखना? किंता केलांग घाटी काहे के लिए फेमस है? टिन उत्पादन के लिए। यहीं पे स्थित इपोह टिन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। गोपन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। यहाँ रबड़ का उत्पादन भी होता है। यहाँ रबड़ के बड़े बागों को रबड़ स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्या? रबड़ स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ रबड़ का उत्पादन होता है। यहाँ रबड़ के बड़े बागों को रबड़ स्टेट के नाम से जाना जाता है। हम लोग इंडोनेशिया के बारे में देखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? नुसंतारा। कहाँ है? नुसंतारा। तो आप देखेंगे यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तो कौन सा? इंडोनेशिया। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीपों का समूह है। यह जो इंडोनेशिया है, यहाँ पे 13,000 से अधिक द्वीप अवस्थित है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो का कालीमंथन प्रांत। बोर्नियो पे मैंने बोला था 3 उसका अधिकार है, तो याद रखना। कालीमंथन का क्षेत्र, बाली, सुलावेसी, एरिजन जावा प्रमुख द्वीप है। तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली, ये आप चारों याद रखने। ये जो है इसके प्रमुख द्वीप है। इन द्वीपों में सबसे बड़ा बोर्नियो तथा सबसे छोटा जावा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया का कौन सा है, तो कौन सा? बोर्नियो। जबकि सबसे छोटा कौन सा है? जावा है। यह ब्राजील के बाद सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? कौन सा है? इंडोनेशिया है। अभी हमने आपको एक नदी के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि वह नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी जैव विविधता वाली नदी है। अगर आपको चीज़ें ये याद आ रही तो समझो हर चीज़ याद है। प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली वायलेस रेखा भी इसी देश में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाएगा वायलेस रेखा कहाँ अवस्थित है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे? इंडोनेशिया में अवस्थित है। यह ब्राजील के बाद सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हर चीज़ लिख दी है। यह प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली वायलेस रेखा, कौन सी? वायलेस रेखा इसी देश में स्थित है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। यहाँ का बांडुक शहर सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप देखेंगे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा सिनकोना उत्पादन होता है। इंडोनेशिया का बांडुक शहर में सर्वाधिक सिनकोना उत्पादित होता है। यहीं पे देखेंगे इसका बंगका और विलिटन टिन उत्पादन के लिए फेमस है। किसका? बंगका और विलिटन टिन उत्पादन के लिए फेमस है। जावा द्वीप, क्राकाताओ, ज्वालामुखी पर्वत। तो आपको याद रखना जो जावा द्वीप है यहीं पे जो है क्राकाताओ ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित है। मिलान करने को दे देता है कभी कभी।
ताओ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर अवस्थित है, तो आपको देखो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, तो ये 4 द्वीप दे देगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे आपको बंगका और विलिटन जो है टिन उत्पादन के लिए फेमस है। तो क्या क्या याद रखना है, यह जो है ब्राजील के बाद सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली रेखा, वालिस रेखा यहीं पे अवस्थित है। कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें, वालिस रेखा यहीं पे अवस्थित है। बांडुक शहर अगर पूछ लिया जाए कहाँ के लिए फेमस है, सिनकोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो क्राकाटाउ ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, तो जावा द्वीप पर अवस्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको देख लेते हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्वात घाटी स्थित है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। अगर पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, स्वात घाटी को कहा जाता है। पाकिस्तान में साल्ट रेंज अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जो सेंधा नमक, जिप्सम व चूना पत्थर के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के मरुस्थलीय क्षेत्र में एशिया का गर्म स्थान जैकोबाबाद अवस्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशिया का गर्म स्थान कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, पाकिस्तान में। कहाँ पे, जैकोबाबाद में अवस्थित है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश में काक्सा बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन कहाँ है, तो कहाँ पे है, काक्सा बाजार बांग्लादेश में है विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन। बांग्लादेश गुलाबी मोती तथा जूट के लिए भी प्रसिद्ध है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में ही होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बांग्लादेश गुलाबी मोती तथा जूट के लिए प्रसिद्ध है। तुर्की की इजमिर की घाटी, इजमिर की जो घाटी है ये अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट आपको देगा, इसीलिए एक एक फैक्ट मैंने लिख दिया है। तुर्की की इजमिर की घाटी अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबनान को क्या कहते हैं, पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं लेबनान को। बेका घाटी सेब उत्पादन, यहीं पे जो है बेका घाटी है जो सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेबनान में ही जो बेका घाटी है जो किसके लिए, सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी, पेनांग झील। कौन सी है, पेनांग झील कहाँ पे, लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर। तो याद रखना है, पेनांग झील के बारे में याद रखना है। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात गर्त मेरियाना गर्त कहाँ पे, फिलीपींस द्वीप के समीप प्रशांत महासागर में। तो विश्व का सबसे गहरा ज्ञात गर्त क्या है, मेरियाना गर्त है। कहाँ पे, फिलीपींस द्वीप के समीप प्रशांत महासागर में। तो क्या क्या आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, तो देखेंगे पाकिस्तान के नहरों का देश कहते हैं, तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। पाकिस्तान में जो स्वात घाटी है उसे पाकिस्तान का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में अवस्थित है। बांग्लादेश का काक्सा बाजार बलुई पुलिन के लिए अवस्थित है, जबकि तुर्की की इजमिर की घाटी अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश गुलाबी मोती तथा जूट के लिए भी प्रसिद्ध है। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यहाँ पे अवस्थित बेका घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेनांग झील कहाँ पे, लद्दाख प्लस तिब्बत की सीमा पर है। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात गर्त मेरियाना गर्त कहाँ पे है, फिलीपींस द्वीप समूह पे प्रशांत महासागर पर अवस्थित है। अब देखेंगे, हमने इजराइल का एक मैप बना के दे दिया है ताकि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे, आपको बार बार बताया। तो इजराइल आपने देखा, तो देखेंगे लेबनान, ठीक है, ऊपर है। लेबनान इजराइल में भी टकराहट होती रहती है यहाँ पे इस क्षेत्र में। ये देखेंगे सीरिया का जो क्षेत्र है ना, ये इसे जो है गोलन हाइट्स कहते हैं। ये गोलन हाइट्स जो सीरिया और इजराइल के बीच डिस्प्यूट बनाता रहता है। और ये जॉर्डन नदी निकल रही, ये वेस्ट बैंक देख रहे होंगे, यहीं पे है जेरूसलम। क्या है, जेरूसलम, जो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपना पवित्र स्थल के नाम से इसे जानते हैं। और यहाँ देखें गाजा पट्टी, ठीक है ना, गाजा पट्टी भी याद रखना। गाजा पट्टी किससे देखेंगे, यहाँ पे भूमध्य सागर से मेल खा रहा है। यहीं पे जो है देखेंगे मिस्र है। आपसे बोला था ना, मिस्र के बीच ये देखो गाजा पट्टी है, पे डिस्प्यूट बना रहता है। तो ये है लाल सागर, ठीक है। तो इजराइल जो है लाल सागर से भी है इसका जुड़ाव, देखेंगे इधर भूमध्य सागर से भी इसका जुड़ाव है। तो ये फैक्ट याद रखें ताकि कभी कोई पूछ लिया जाता है गोलन हाइट्स कहाँ पे है, वेस्ट बैंक कहाँ पे है, गाजा पट्टी कहाँ पे है, ये सब चीज़ें पूछ लिया थी। अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे गोला बारूद हो गई थी हैफा में, ठीक है। तो हैफा इसीलिए मेन चीज़ें हमने बोल दी। तेल अवीव देखेंगे तो भूमध्य सागर के तट के पास में अवस्थित है।
तो देखेंगे गोलन की पहाड़ियाँ जो सीरिया प्लस इजराइल के बीच डिस्प्यूट है। क्या ये गोलन की पहाड़ियाँ हमने बताया, तो ये जो सीरिया प्लस इजराइल के बीच डिस्प्यूट है। देखिए लेबनान, इसके दक्षिणी भाग पर इजराइल का कब्जा है। जो लेबनान का दक्षिणी भाग था ना, हमने बताया था, इस पर जो है किसका कब्जा है इजराइल का। ये लेबनान है ना, अभी कुछ दिन पहले इजराइल के साथ इसका भी टकराहट चल रही थी, तो लेबनान का जो दक्षिणी भाग है ना, इस पे भी इजराइल का कब्जा है। 1967 के युद्ध के पश्चात वेस्ट बैंक के क्षेत्र में इजराइल ने अपनी बस्तियां स्थापित की, अब खाली नहीं कर रहा। मतलब तो आप देखेंगे जो वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र है ना, इसमें जो इजराइल ने उन्हें युद्ध हुआ था पहले, तो अपनी बस्तियों को यहाँ पर स्थापित कर दिया था, अब उसको खाली नहीं कर रहा है, इसी बीच डिस्प्यूट है। जेरूसलम शहर देखेंगे, जो ये यहूदी प्लस ईसाई प्लस मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है, इजराइल ने अपनी राजधानी बना ली। जो जेरूसलम है ना, ये यहूदी ईसाई और मुसलमानों तीनों के लिए ये पवित्र स्थल है, बल्कि इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया और इसको अपनी राजधानी बना लिया। इसीलिए फिलिस्तीन इजराइल बहुत अधिक विवाद होता रहता है। बाकी डिटेल में आपको चीज़ें IR वाले टीचर पढ़ाएंगे, या कभी पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, या कभी इस पे चर्चा होगी तो और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बस जान ले कि हाँ कौन सी चीज़ विवादित है। तो आप देखेंगे गोलन की पहाड़ियाँ सीरिया और इजराइल के बीच विवादित है। लेबनान का क्षेत्र, इसके दक्षिणी भाग में इजराइल का कब्जा है। जो जेरूसलम है, ये यहूदी ईसाई और मुसलमानों का पवित्र स्थल है और इजराइल ने इसको अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, आप थोड़ा फिलिस्तीन के बारे में देख लें। जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में निवास करते हैं यहाँ के लोग। राजधानी रामल्ला, पूर्वी जेरूसलम। आपको बोला था अभी, जेरूसलम पे किसका कब्जा है इस समय, इजराइल का कब्जा है, जबकि वहीं पर रामल्ला जो पूर्वी जेरूसलम है, इसकी राजधानी है। सीमावर्ती देश मिस्र, जॉर्डन और इजराइल। तो फिलिस्तीन के सीमावर्ती देश कौन से, मिस्र, जॉर्डन और इजराइल। इसके बाद देखेंगे लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। सीरिया और इजराइल इसकी सीमा बनाते हैं। सीरिया और इजराइल लेबनान की सीमा बनाते हैं। उसके बाद जॉर्डन देखेंगे, राजधानी का है अम्मान है। यहाँ देखें सीरिया, इराक, सऊदी अरब और इजराइल जॉर्डन की सीमा बनाते हैं। बहुत ज़रूरी है सीमा याद रखना, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से उठेगा और 101% लगभग में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार यूपी PCS में यहाँ से। तो जॉर्डन के बारे में देखना है। जॉर्डन की राजधानी का है अम्मान है और इसकी सीमा का है सीरिया है, इराक है, सऊदी अरब है और इजराइल है। लेबनान की सीमा का है सीरिया और इजराइल की सीमा पर लेबनान अवस्थित है। मिस्र की अगर पूछ लिया जाए तो मिस्र है, जॉर्डन और इजराइल, ये तीनों सीमावर्ती क्षेत्र फिलिस्तीन के हैं। तो एशिया ख़त्म हो गया है, एशिया में कुछ नहीं बचा। हमने एक एक चीज़ आपको बता दी, हो सकता है थोड़ी जल्दी में बता दी क्योंकि टाइम बहुत सीमित है हमारे पास भी और तुम्हारे पास भी। तो अच्छे से आप लोग अब रिवीजन करते रहें और एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से फंस जाएगा, इससे बाहर आने की संभावना नहीं होगी। एशिया 2 पार्ट में लगभग में 1.5 से पौने 2 घंटे की दोनों क्लासें होंगी। एक बार इसको जो है 1.5 की स्पीड में लगा के आप अच्छे से चला लेना और आप 22 तारीख को अच्छे से पेपर दें। साथ में करंट अफेयर्स का 5 दिन रिवीजन अच्छे से करते रहें, ताकि करंट अफेयर लगभग में 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 में 25 क्वेश्चन करके ही आना है, तभी सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यूपी स्पेशल रिवीजन करते हैं, जनगणना को भी थोड़ा बहुत देख लें क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।